नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक लंबे अंतराल के बाद अंततः मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद से विदाई हुई है। जिस तरह उनकी विदाई हुई है, जिस तरह उन्होंने के 2-3 बयान आए हैं, बयान तो उनके कई पिछले दिनों से आ रहे हैं जो चर्चा में रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बयान उनका आया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, कुछ अपने लिए मांगने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं मर जाना पसंद करूंगा। इसके अलावा भी उनके तमाम सारे बयान हैं। उनकी मध्य प्रदेश में उपलब्धियां कई हैं। हमने देखा 2005 में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब मध्य प्रदेश में किस तरह के संकट थे। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी का संकट था, लेकिन एक एक करके तमाम सारी समस्याओं को कैसे उन्होंने सुलझाया, इन तमाम सारे मुद्दों पर और उनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इन मुद्दों पर मैं बात करने आया हूँ मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव जी के पास। वे मेरे गुरु भी हैं। आज मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का इस मध्य प्रदेश को क्या मतलब देन है उनकी, और किस तरह से वो मध्य प्रदेश में याद किए जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जिस तरह से शिवराज जी की विदाई हुई है मध्य प्रदेश में, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने मध्य प्रदेश के करीब 14-15 मुख्यमंत्री देखे हैं, उनको आते भी देखा है और जाते भी देखा है। शिवराज सिंह की विदाई के बारे में जहाँ तक शिवराज सिंह जी का प्रश्न है, वो अभी तक हुए मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें मैं सर्वाधिक लोकप्रिय जन जन के नेता के रूप में उनको मैं मानता हूँ। और इसके लिए मुख्य बात यह है कि उनका जो समर्पण भाव रहा गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति और आम जनता के प्रति, वो ऐसा भाव आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिखाया है। और इसीलिए मैं देखता हूँ, आपने अभी 2-1 उनके वाक्यों का प्रयोग किया है। अब कबीर की आपने बात कही है, जो कि 2 दर्दीनी चदरिया। मैं इसको थोड़ा संशोधित करना चाहता हूँ कि जब उनको मुख्यमंत्री पद मिला था तब मध्य प्रदेश की चदरिया जो थी वो बहुत क्षीण हो चुकी थी और उसमें बहुत से पेबंद लगे हुए थे। मगर ये शिवराज की ही करामात थी या शिवराज का समर्पित रूप से काम करना था कि इस प्रदेश में उस चुनरी को उन्होंने ऐसा जगमगा दिया कि आज पूरे देश में जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ राज्य था, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य था, उसको ऊपर ले आए। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने पूरे देश में इस प्रदेश को सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश बना दिया है। सड़कों की स्थिति आप देखिए कि जो कभी गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं वाली बात कही जाती थी, तो उन्होंने सड़कों को अच्छा कर दिया। निर्माण के जितने कार्य उन्होंने किए हैं अपने कार्यकाल में, वो एक समर्पित रूप से निष्कपट भाव से उन्होंने जो किया है, वो एक साधु वृत्ति वाला ही कोई राजनीतिज्ञ कर सकता है। और शिवराज जी ने इस मामले में करने में कोई कोताही कभी नहीं बरती है। जहाँ तक उनकी विदाई का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके संकेत काफ़ी पहले से मिलने लगे थे। और ये ठीक है, पार्टी का अपना निर्णय होता है कि भाई किसी व्यक्ति को अब रखना है या नहीं रखना है। और उनका 18 साल का यशस्वी कार्यकाल पूरा भी हो चुका था। मगर जिस प्रकार से उनको बगैर बताए हुए सब कुछ किया गया, वो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने पार्टी को अपना पूरा परिश्रम से योगदान दिया है, उस व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं बता करके और हटना। क्योंकि शिवराज सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो संघ का रहा है, वो अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहा है, विद्यार्थी परिषद में रहा है, और अभी भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं पार्टी के लिए सदैव समर्पित रूप से काम करता रहूँगा। तो ये उन व्यक्तियों में से नहीं है, ये उन व्यक्तियों में से हैं जो किसी मिशन के लिए, किसी उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले लोग होते हैं। इनके लिए जैसा कि कहा जाता है कि सत्ता एक माध्यम होती है, शिवराज सिंह के लिए भी वो माध्यम थी। मैंने अभी देखा, टीवी पे देखता रहता हूँ कभी कभी, कि लाडली बहनाएं जिस प्रकार से रो रही थी, या आप, मैं कल्पना नहीं कर सकता, मेरी दृष्टि में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हट जाए और मंच से उतर के जब जा रहा हो तो भीड़ उसको रोक ले, और रोक करके जिस प्रकार से लोगों ने उनके साथ मिले हैं, जिस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, ये वास्तव में उनकी उपलब्धियां हैं। उनके दिए किए गए कार्यों का श्रेय जो उनको मिलना चाहिए वो मिला है। बाकी कोई श्रेय देता है या नहीं देता है, इसकी कोई बात नहीं है। अब जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, आज प्रदेश का कोई भी पत्रकार या कोई भी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति, कोई भी सर्वेक्षण करता, ये नहीं कह सकता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं रहा होगा। ये बात अपनी अलग है कि प्रधानमंत्री का अपना एक
आभा मंडल है, उनका एक अपना प्रभाव है, और बीजेपी की पार्टी के रूप में भी अपना एक वोटर बैंक है। मगर इस सब के बावजूद जो इतनी बड़ी विक्ट्री आपने प्राप्त की है, उसके पीछे लाडली लक्ष्मी का या लाडली बहना का कम योगदान हो, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि शिवराज जी ने लाडली बहना योजना लागू करके एक तरह से आने वाली सरकार के लिए एक बड़ी आफत दे दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का खजाना खाली है। ये लाडली बहनों को पेमेंट करने के लिए 26 विभागों का बजट डाइवर्ट करना पड़ता है। आज हम जब 13 तारीख को आपके पास बैठे हैं तो कई नगर निगमों में, यानी कि इंदौर भोपाल जैसे नगर निगमों में सैलरी नहीं बटी है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो ढांचा है वो चरमरा जरूर रहा है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से मुफ्त में किसी को कुछ भी देना जो है वो सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। किंतु हमारा संविधान कहता है लोक कल्याणकारी सरकार। यदि इस प्रकार से गरीबों को कुछ दिया जाता है तो उसमें कुछ अंशों में इसको सही भी सिद्ध किया जा सकता है, मगर जब पूरे कुएं में भांग घिली हो। आपने देखा दक्षिण भारत में जब चुनाव होते थे तो किस किस प्रकार की रिश्वत दी जा सकती, वो मैंने कहीं एक लिखा भी था कि वहाँ पे इसका जन्म हुआ मुफ्त में देने की सुंदरी का। दिल्ली में जाकर के वो युवा हुई और आज पूरे देश में वो अपना नृत्य कर रही है। आज कौन सी सरकार है जो इस प्रकार की बात नहीं करती? यदि आप मध्य प्रदेश में इस बात की बात करते हैं तो आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। हैं, आप देखिए कि चाहे पेंशन की योजना हो, पुरानी पेंशन योजना, सरकार पे कितना बड़ा भार पड़ता है, मगर अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने कहा कि हम वो भी आपकी लागू कर देंगे। तो इस समय प्रश्न ये है कि जब युद्ध कर रहे हैं तो उस युद्ध में जीतने का उपाय क्या हो सकता है। इसके लिए ये नहीं देखा जा सकता कि सैद्धांतिक दृष्टि से कौन सा शस्त्र हमारा ठीक है, कौन सा शस्त्र ठीक नहीं है। विजय प्राप्ति करना यदि उद्देश्य है तो उसके लिए इन्होंने लाडली लक्ष्मी ला करके बाकी के सब जो शस्त्रास्त्र इसी प्रकार के दूसरे दलों के थे उनकी काट उत्पन्न की है। एक और है कि शिवराज सिंह जी चौहान आज भी हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक दल के पास इतना एक्टिव नेता नहीं है। जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक वो सक्रिय रहते हैं, वो 2-3 घंटे सोने के बाद भी लगातार सभाएं करते रहे। हमने देखा 11-11 सभाएं उन्होंने की थी। लेकिन अब शिवराज सिंह को अचानक विदा करने के बाद में एक तरह से अलग, अभी कोई उनके पास जिम्मेदारी नहीं है। कैसे वो अपना समय पास करेंगे और आपको उनका भविष्य क्या दिखता है? क्या केंद्र में ले जाएंगे उनको या मध्य प्रदेश में रखेंगे, या बिल्कुल जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर तमाम बड़े नेताओं को घर बिठा दिया, तो इन्हें भी घर बिठा दिया जाएगा? क्या लगता है आपको अनुभव के आधार पे? देखिए, ऐसा है कि रोशनी कहीं भी हो वो अपना अस्तित्व सिद्ध करती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि इतना परिश्रम करने वाला इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। और तुम्हें याद होगा अभी की तो बातें उनकी तुमने कही हैं। पहले उन्होंने कहा था एक फिनिक्स पक्षी होता है जो अपनी राख से भी जिंदा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उन जैसे एक्टिव व्यक्ति को, उन जैसे समर्पित व्यक्ति को ना तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है और ना ही मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मशक्ति है वो संघ छोड़ सकता है। और संघ के वो हमेशा प्रिय रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संघ के जितने भी अपने उद्देश्य हैं या भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य हैं उनको बड़ी सहजता से और बड़ी सौम्यता से लागू करने का निरंतर प्रयास किया है। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, आपने देखा होगा इससे पहले भी। और मैं तो शिवराज सिंह को तब से जानता हूँ जब ये पाँव वाले भैया कहे जाते थे। और तुम्हें तो याद होगा उस ज़माने में मैंने एक बार जब ये पदयात्रा कर रहे थे मुझसे लोग कहते थे कि साहब इतने लोग आ रहे हैं, ऐसा आकर्षण है, तो मैं अपनी एक गाड़ी उठा करके गया था दूर से इनको देखने के लिए और लोगों से बात की थी। और तब मैंने एक एडिटोरियल लिखा था कि ये युवा व्यक्ति पाँव जितनी दूरी तय करेगा राजनीति में उसकी ऊंचाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। और ये मैंने तब लिखा था वो देख करके, और वो वही हुआ है। और ये आज भी पाँव जाने में, लोगों में घुल मिल जाने में उसमें इस व्यक्ति को कोई संकोच नहीं होता है। तो अपनत्व से परिपूर्ण जो इसने कार्य किया है और इस व्यक्ति ने जितनी लोक में प्रेम और अपनत्व प्राप्त किया है वो अद्भुत है। ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर मुझे नज़र में नहीं आता है। जहाँ तक अब उनकी क्या भूमिका होगी इस बात का सवाल है, तो पहली बात तो ये है कि भाजपा या संघ कोई भी उनकी भूमिका को नकारेगा नहीं, कोई भी महत्वपूर्ण काम उनको देना चाहिए, मगर ये एक तार्किक बात है। और यदि इस प्रकार की कोई भूमिका उनको नहीं दी जाती है
तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह बात हो सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह ने कह दिया है मुझे जो काम मिलेगा अपनी पार्टी के लिए, अपनी जनता के लिए सब कुछ करने को सदैव तत्पर रहूँगा मैं। और उस सदैव तत्पर अब एक लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। अरे भाई, दिल्ली का उन्होंने क्या कहा है? जब उनसे पूछा गया कि इतने लोग दिल्ली जा रहे हैं अपने अपने मांगने को, तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए मांगने को नहीं जाऊँगा चाहे मैं मर जाऊँ। वो व्यक्ति ऐसा है जो अपने लिए काम नहीं करके अपनी पार्टी के लिए और समाज के लिए काम करना चाहता है। यही एक सवाल है। जिस तरह का पार्टी हाईकमान इस समय हो गया है, जिस तरह के पार्टी हाईकमान निर्णय ले रहे हैं, जो आपने पहले बताया कि यदि शिवराज जी की सम्मानजनक विदाई होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। जब सम्मानजनक विदाई नहीं हुई, उस समय विदाई के समय उनका ये कहना कि अपने लिए मांगने से अच्छा है मर जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ निकाला जा रहा है कि एक पार्टी हाईकमान को वो कहीं ना कहीं चुनौती देते हैं, क्योंकि इस समय में सारे बड़े नेता शांत हो गए हैं। जिसको भी बर्फ में लगाया, जिसको भी हटाया, वो सब चुपचाप शांत होकर बैठ गए हैं। जिस तरह का माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का है, इसमें डर है, एक भय का माहौल है। कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं अपने नेतृत्व के खिलाफ। पहले क्या होता था, प्रजातंत्र में बैठ के बात होती थी, सब अपनी बात रखते थे। अब ऐसा माहौल है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई चूचपट नहीं। अब तो एक पर्ची आती है, पर्ची खोलिए और जो कह दिया उसको लागू होगा। तो ये जो शिवराज जी ने कहा है, तो ऐसा लगता है कि देश भर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें उम्मीद की किरण लग रही है कि कोई तो है जो हाईकमान से कह रहा है कि मैं मर जाऊँगा, आपसे मांगूंगा नहीं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। वैसे भी शिवराज सिंह ने कभी अपनी तरफ से मांगा हो ऐसा नहीं लगता है। वो जब भी चुनाव लड़ाए, अटल जी के बाद जब वो व्यक्ति विदिशा से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने नहीं मांगा था टिकट, मगर संभवतः जो मैंने पढ़ा था कि अटल जी ने ही कहा था कि ये व्यक्ति बहुत लोकप्रिय है, ये युवा बहुत लोकप्रिय है, इसलिए इसे संसद का चुनाव यहाँ उस समय मैं विधानसभा की रिपोर्टिंग करता था। सुंदरलाल पटवा जी के लिए शिवराज जी बड़े खतरा नजर आते थे। लोग कहते थे कि यही एक मात्र जो विकल्प बन सकता है, तो पटवा जी ने उनको धीरे से दिल्ली भेजा, इसको मध्य प्रदेश मत रखो वरना ये मेरी कुर्सी के लिए खतरा होगा। देखिए, राजनीति जो है, कितना ही स्वच्छ और कितना ही अच्छा आदमी हो, कितना ही प्रभावकारी हो, कूटनीतिक रूप से वो किसी को अपने बराबर आने देना नहीं चाहता है। और राजनीति का ये एक दुर्गुण कह लीजिए या राजनीति की अनिवार्यता कह लीजिए। तो एक पक्ष ये भी हो सकता है कि शिवराज की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने कहीं ना कहीं उन लोगों को आहत किया होगा जो उनसे ऊपर हैं। ये हो सकता है एक पॉइंट। मगर ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से युवा नेतृत्व को लाया जा रहा है, एक परिवर्तनकारी कदम है। आप तीनों राज्यों में देख लीजिए कि जहाँ जहाँ इन्होंने नए लोगों को लाए हैं, अब ये इनका एक प्रयोग है। उसको किस प्रकार से ये सफल होता देख सकते हैं या सफल होता है, ये भविष्य बताएगा। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने चयन कैसा किया है, युवाओं के नाम पे आप चयन कैसा करते हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। फिर होता यह है कि जिस व्यक्ति को आपने चयन किया है उसकी छवि क्या है, उसी के साथ साथ उसकी क्षमताएं और योग्यताएं क्या हैं और वो किस प्रकार, क्योंकि केवल चयन करना, केवल युवा को मुख्यमंत्री बना देना, इससे बात पूरी नहीं होती है। उसे प्रदेश चलाना होता है, उसके सामने उसे शासन करना पड़ता है। तो जितनी इस बात की आवश्यकता होती है कि वो युवा है, उससे कहीं अधिक इस बात की आवश्यकता होती है कि उसमें प्रशासनिक क्षमता कितनी है, उसमें जनता के प्रति समर्पित भाव कितना है, उसमें ज्ञान और बुद्धि कितनी है कि वो एक प्रकार का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो एक बड़ा इंटेलिजेंट शैतान होता है। वो इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वो इतने शैतान होते हैं कि किसी को भी, एक बार कहावत चली थी कि एक शैतान घोड़ा है जो अच्छे अच्छे को गिरा देता है। तो उस पर सवार होने वाला व्यक्ति कितना अच्छा घुड़सवार है, इस पर भी निर्भर करता है। तो इन सब बातों का उत्तर हमें कुछ दिनों के बाद मिलेगा। एक आखिरी प्रश्न ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह आला कमान ने यहाँ 7 सांसदों को भेजा, 3 केंद्रीय मंत्री थे, उनमें एक राष्ट्रीय महासचिव को भेजा, और ये माना जा रहा था कि ये शिवराज जी की कहीं ना कहीं घेराबंदी होगी, वो लोग सब यहाँ आ जाएंगे। और ये जितने लोग थे, इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो शिवराज जी के समकक्ष थे, शिवराज जी के साथ संगठन में काम करते थे। इनमें से कुछ लोग हार गए हैं और कुछ लोग हाथ मलते रह गए हैं। अकेले शिवराज जी नहीं है, शिवराज जी के साथ में और भी कई है
जो हाथ मल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का ये जो वर्तमान स्वरूप है, मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी का क्या होगा? नरेंद्र सिंह जी को आपने केवल मतलब केंद्र में चौथे नंबर के मंत्री अब केवल विधानसभा स्पीकर बना दिया। अभी प्रहलाद पटेल भोपाल और दिल्ली के बीच में लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। राकेश सिंह जी लगे हुए हैं कि भाई मेरे को कुछ मिलना चाहिए। तो ये तमाम सारे के बीच में, ये पूरे बीच में आप किस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को, और बहुत जूनियर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है? देखो भाई, मैं जो तुमने एक प्रयोग किया है कि सब हाथ मलते रह गए शिवराज जी के साथ साथ, शिवराज को मैं ऐसा व्यक्ति मानता हूं कि वो हाथ मल के तो रह नहीं सकता है कहीं भी। और जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को इस प्रकार से वही कर सकता है जिसके अपने पैरों में ताकत होती है। इन सब के जितने आपने नाम लिए हैं, पैरों के ऊपर ताकत भी होती है और पैरों के नीचे जमीन भी होती है। जमीन भी होती है, बिल्कुल तुमने सही कहा है। तो इन सब में से जितने तुमने नाम लिए हैं, जितनी बड़ी ज़मीन शिवराज सिंह के पैरों के नीचे है, अपनत्व की जो जनता ने उसको दिया है, जो उसको समर्थन की ज़मीन है, और जो उसके अपने कार्य हैं, और जिन कार्यों के माध्यम से वो उठकर, एक गरीब परिवार का लड़का था, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हैं आज हम बहनों के बारे में, लाडली लक्ष्मी के बारे में, दो जोड़ी कुर्ते हुआ करते थे, हमने देखा है, एक धो लेते थे दूसरा पहनते थे, करते थे। और उसी के साथ साथ आप ये देखिए कि जब ये व्यक्ति ना मुख्यमंत्री था, ना मंत्री था, कुछ भी नहीं था, तब भी ये गरीब लड़कियों के विवाह करवाया करता था। यानी एक मनुष्य में जन्मजात कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ करने की भावना होती है। तो इसमें वो पवित्र भावना मैं शुरू से देख रहा हूँ इस व्यक्ति में। और जैसे तुमने कहा है कि इस व्यक्ति की ज़मीन भी है, इस व्यक्ति के पैरों में ताकत भी है, और इसमें सब में बड़ी बात जो है वो आत्मबल है। और ये आत्मबल भिक्षा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये आत्मबल संघर्ष से प्राप्त किया जाता है। और वो संघर्ष शिवराज सिंह ने किया है, और निश्चित रूप से उसके आत्मबल में उसमें कोई कमी आएगी ये मैं नहीं सोचता। और पार्टी अगर उसको कहीं महत्वपूर्ण स्थान नहीं देती है तो ये पार्टी बहुत गलत कदम उठाएगी, और मुझे लगता है कि संघ ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि अंततः संघ काफ़ी कुछ नियंत्रण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने महेश श्रीवास्तव जी, उन्होंने बड़ा दो टूक शब्दों में कहा है कि शिवराज सिंह चौहान वो नेता हैं जो हाथ मलते नहीं रह सकते, उनके पैरों में बल और पैरों के नीचे जमीन भी है। उन्होंने एक बात बड़ी कही है और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कम से कम खाली नहीं बैठने देगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।